नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज का टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता एवं अधिगमकर्ता की कठिनाइयाँ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, पूरी वीडियो देखेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी कि क्रिएटिविटी को नरिश करता है। पहला ऑप्शन देखिए, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी कि इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर डी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी दोस्तों वह अवधारणा है या वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उपलब्ध साधनों से नवीन या फिर अनजानी वस्तु या फिर हम कह सकते हैं विचार या धारणा को जन्म देते हैं। क्रिएटिविटी से ही दोस्तों इन नवीन कॉन्सेप्ट्स का जन्म होता है। तो आप बताइए कि अगर आप बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को नरिश करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। आप प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को नरिश करेंगे, यानी कि उसके इंटरनल टैलेंट को नरिश करेंगे और उसको प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जितना वो प्रश्न करेंगे उतना ही उनका क्रिएटिव माइंड बढ़ेगा और उनके अंदर क्रिएटिविटी अपने आप ही नरिश होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है कि जो उनको पढ़ने में कठिनाई आती है छोटे शिक्षार्थियों को। ठीक है, पहला आता है पठन गति और प्रवाह, ये प्रभाव नहीं है, प्रवाह यानी फ्लुएंसी में कठिनाई। इसके बाद शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। तो क्या दोस्तों कठिनाई बच्चों को नहीं आती है, ये आती है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी प्रवाह यानी हम उनकी जो प्रवाह और पठन की जो गति होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, बस ये उनको कठिनाई नहीं आती। बाकी उनको देखिए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई आती है डेफिनेटली। सुसंगत वर्तनी यानी कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उनकी वर्तनी होती है वो आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है। और इसके बाद वर्ण और शब्द को पहचानने में भी उनको कठिनाई आती है। तो ये तीन तो सही है, ये वाला आपका एक तरीके से गलत है। कहने का मतलब है कि प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है कि ये उनके पठन कठिनाई का भाग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है, यानी सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। जब आप क्रिएटिव आंसर कब देंगे। विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछे जाएं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न यानी कि डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए, अगर आप वस्तु आधारित प्रश्न पूछते हैं कंटेंट बेस, उससे क्रिएटिविटी का कोई लेना देना नहीं है और हाईली डिसिप्लिन क्लास से भी इसका कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी क्रिएटिविटी नहीं आती। क्रिएटिविटी आती है हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं दोस्तों जिसके उत्तर हमेशा लंबे दिए जाते हैं, जहां पर क्रिएटिविटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, तो यहां पर आप जो भी आंसर देंगे वो हाँ या ना में नहीं देंगे, आप उसका एक लंबा सा आंसर लिखेंगे जहां पर आपकी रचनात्मकता निकल कर आएगी। तो इसी तरह से जो मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ही लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको थोड़ा लंबे देने पड़ते हैं। अब एक होते हैं बंद उत्तर वाले क्वेश्चन, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी नहीं रह जाती। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है, तो उसका एक ही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपकी लखनऊ है, तो वही आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको सृजनात्मकता मिलती है। आप इस तरह के क्वेश्चन इसमें लंबे लंबे आंसर देंगे तो आपकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी अपने आप ही निकल कर बाहर आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना है कि क्या नहीं करना है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों के पोटेंशियल के बारे में जानना चाहती है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना,
उसके बाद विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, इसके बाद उनकी सृजनात्मकता को समृद्धि के लिए उनको चुनौती देना और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए उनको सिखाना, यानी कि को एजुकेशनल एक्टिविटीज में उनको आनंद लेने के लिए सिखाना। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना बहुत अच्छा है। उनकी सृजनात्मकता यानी उनकी क्रिएटिविटी को अगर आपने इन्हेंस करना है तो आप उनको चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन दे सकते हैं, आप उनको ऐसी समस्या दे सकते हैं कि जहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी निकल कर आए, यानी कि उनको एक तरीके से चुनौती मिले। और उनको डेफिनेटली अगर आप को एजुकेशनल एक्टिविटी में लेंगे तो वहाँ पर आप उनको आनंद लेने के लिए सिखाएंगे तो वहाँ पर भी आप उनका पोटेंशियल के बारे में जान पाएंगे। विशेष अध्ययन के लिए उनको उनके समकक्षों से अलग करना, ये आपको नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। तो ये यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी कि क्रिएटिव लर्नर या क्रिएटिव आपका विद्यार्थी कौन है? बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सृजनात्मक विद्यार्थी की, तो क्रिएटिव लर्नर वह होता है दोस्तों जो कि आपका पार्श्व चिंतन यानी कि लेटरल थिंकिंग और समस्या समाधान में अच्छा होता है। एक क्रिएटिव छात्र वही होता है दोस्तों जिसकी लेटरल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, यानी किसी भी समस्या के समाधान में वो एक रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है, ठीक है, और समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक लेटरल थिंकिंग और समस्या समाधान में जो बच्चा अच्छा होगा वही दोस्तों क्या कहलाता है? सृजनात्मक विद्यार्थी कहलाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला सृजनात्मक विचार, दूसरों के संग झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या फिर जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। तो आप बताइए एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी का होने का क्या संकेत नहीं होगा? डेफिनेटली दूसरों के संग झगड़ना। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी उसमें डेफिनेटली क्रिएटिविटी होती है, उसके विचार काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति में नवीनता होती है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो होती ही है। तो एक प्रतिभाशाली के संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया को एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो कि पठन संबंधी विकार से संबंधित है, तो इसको हम बोलेंगे पठन विकार। तो यानी अगर आपको पढ़ने में कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया बोला जाता है। गणितीय विकार को क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया बोला जाता है। तो डिस्लेक्सिया से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तारे ज़मीन अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो बच्चा होता है उसको डिस्लेक्सिया से ही संबंधित बीमारी होती है, यानी कि उसको पढ़ने में समस्या आती है, ठीक है ना। जैसे इस टाइप के बच्चे 100 को वॉस पढ़ते हैं तो इस टाइप की और कई सारे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना कि जो पठन संबंधी विकार होता है वही दोस्तों क्या कहलाता है? डिस्लेक्सिया कहलाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पठन विकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के संग, विशेष बाल विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकास पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अन्य सामान्य बालकों के संग। इसको दोस्तों समेकित शिक्षा बोला जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। समेकित शिक्षा, समेकित शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा से है दोस्तों जिसमें विभिन्न अक्षमताओं वाले बालकों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बालक यानी कि सामान्य बालकों के संग शामिल किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपने कोई भी आपके संग जो अक्षमता वाले बालक हैं या फिर विशेष आवश्यकता बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों के संग जोड़कर उनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और जितने भी निःशक्त बालक होते हैं जब उनको शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। तो ये आपका इसी चीज का उदाहरण है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी अन्य सामान्य बालकों के संग शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बालकों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो बालकों में क्रिएटिविटी को विकसित नहीं होने देती, यानी कि उनके विकास में सहायक नहीं है? पहला बताइए खेल, दूसरा भाषण, तीसरा कहानी लेखन, या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है भाषण। यानी कि आप भाषण से बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी के लिए उनको खेल कूद कराइए, उनको कहानी लेखन से डेफिनेटली, जैसे कि अभी हमने बोला, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, और निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्शंस में, जैसे कि सपोज करो कोई आपको चित्र पूर्ति करना, जैसे परीक्षण होते हैं, और भी जैसे अगर आपके देखे होंगे आपने कई जो
ऐसे मतलब आपके खेल होते हैं या आपके ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं कि जिनमें आपको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव करना पड़ता है, यानी निर्माण संबंधी क्रियाएं करनी पड़ती है, वहाँ पर बच्चे की अपने आप ही क्या होती है, सृजनात्मकता निकल कर बाहर आती है। तो वहाँ पर अपने आप ही क्रिएटिविटी का विकास होता है, लेकिन भाषण देने से उनकी क्रिएटिविटी का कोई भी विकास नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो वो कौन से रोग से पीड़ित है? अभी हमने बताया था कि ये पठन संबंधी विकार होता है जिसको कि डिस्लेक्सिया नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एलेक्सिया भी एक और रोग होता है जो कि पठन संबंधी विकार होता है। तो इनको आपने पढ़ना है, और मैंने विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता और अधिगमकर्ता की कठिनाई वाली वीडियो बनाई है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अच्छे से समझाया है। ठीक है ना, और इनके बीच में क्या क्या अंतर है उसको भी बताया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा को कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो निःशक्त बच्चे हैं जब उनको शिक्षा दी जाती है तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पर आपको यही है, इंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि सभी का समावेशन। तो आपने क्या करना है, निःशक्त बच्चों को जब आप शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? आपको बताना है कि क्रिएटिविटी का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें क्रिएटिविटी के प्रमुख तत्वों की तो इसको गिलफोर्ड ने बताए हैं इसके प्रमुख तत्व। उनके अनुसार देखिए, जैसे मौलिकता है ये भी प्रमुख तत्व है, और धारा प्रवाहिता ये भी प्रमुख तत्व है। इसके अलावा लचीलापन और जैसे कि विस्तार, ये सभी इन्होंने बताए हैं और इनके रिस्पेक्ट में इन्होंने परीक्षण भी तैयार किए थे। ठीक है ना, मौलिकता का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी, और धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी, और इसके बाद जैसे लचीलापन है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसमें अनुशासन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो सृजनशीलता को अनुशासन से इसका प्रमुख तत्व नहीं है या इसका कोई भी इससे संबंध नहीं है। तो सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व नहीं है वो क्या है, अनुशासन नहीं है। इस चीज को अपने ध्यान में रखना, और गिलफोर्ड का भी नाम ध्यान में रखेंगे आप दोस्तों की जो सृजनात्मकता का जो परीक्षण है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, वो गिलफोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि चित्रपूर्ति परीक्षण है, वृत्त परीक्षण है, ठीक है ना, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट है, ठीक है ना, या टास्क है, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, इन गिलफोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डिस्लेक्सिया की तरह एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार होता है दोस्तों। तो ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। अलग अलग टाइप की अक्षमताएं होती हैं दोस्तों, जैसे कि लिखने की अक्षमता होती है जिसको कि हम गतिक विकार बोलते हैं, ऐसी सीखने की अक्षमता होती है, सुनने की अक्षमता होती है। तो जो पढ़ने की अक्षमता होती है इसमें जैसे एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी दोस्तों आपकी पठन संबंधी विकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमाणीकृत परीक्षण क्या होते हैं दोस्तों? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये क्यों करवाए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए? देखिए, इन टेस्ट से आपको डेफिनेटली मंदबुद्धि बालक भी मिलते हैं, पिछड़े बालक भी मिलते हैं, और ऑफ कोर्स प्रतिभाशाली बालक भी मिलते हैं। लेकिन ये क्यों करवाए जाते हैं? ये इसलिए करवाए जाते हैं दोस्तों ताकि आपको प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हो सके। ये बात अलग है कि जब आप इन परीक्षणों को करवाते हैं तब आपको मंदबुद्धि बालक भी मिल जाते हैं, और हीन बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, सभी तरह के बालक मिलते हैं। लेकिन इन टेस्ट को जो कराने का मेन उद्देश्य होता है वो प्रतिभाशाली बालकों को ढूंढना ही होता है। इसीलिए ये दोस्तों टेस्ट करवाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर, या फिर पाठ्यक्रम पर? तो इसका बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ऑफ कोर्स व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर। हर बच्चे की अपनी आवश्यकताएं हैं और उसकी अपनी समस्याएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है, उन जो विशिष्ट बालक हैं उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना है और उसी के अनुसार अपने अपना शिक्षण कार्य करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विशिष्ट बालक हैं, आपको पता है विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे मंदबुद्धि बालक है, चाहे आपका प्रतिभाशाली बालक है, रचनात्मक बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और सभी प्रकार के पिछड़े बालक, ये सभी आपके क्या हैं, सामान्य बालक को छोड़ के जितने भी आपके बालक आते हैं ये दोस्तों विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है। मौलिकता अभी हमने पढ़ा, ओरिजिनलिटी है बिल्कुल, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है, अपरिवर्तनशीलता अभी हमने बोला था कि ये क्या है, फ्लैक्सिबल है। फ्लैक्सिबल है तो वो अपरिवर्तनशील कैसे हो जाएगा, डेफिनेटली उसमें क्या होगा, वो परिवर्तनशील होगा। तो अपरिवर्तनशीलता इसका गुण नहीं है। नवीन ज्ञान की खोज बिल्कुल, आप जब आप क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई क्रिएटिविटी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, नवीन धारणाओं को विकसित करते हैं, नवीन धारणाओं की खोज करते हैं, ठीक है ना। तो आप नवीन ज्ञान की खोज कर रहे हैं किससे, सृजनात्मकता से ही करते हैं, क्रिएटिविटी से ही करते हैं। तो यानी ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, सिर्फ सी को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत वे सभी बालक आते हैं जो सामान्य को छोड़कर आते हैं। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक आपके क्लास में अगर कोई हाइपर एक्टिव बालक है तो आप उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर आप एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाना चाहते हैं तो आपको उसको क्लास में एंगेज करना पड़ेगा। आप उसको एंगेज कैसे करेंगे, जब आप उसको श्यामपट्ट संबंधी कार्य दे सकते हैं, यानी कि श्यामपट्ट को साफ करने का कार्य उसको देंगे तो आप उसकी सक्रियता का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके क्लास में कोई बहुत अति सक्रिय बालक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। देखिए, समस्या के अर्थ को आप जानना की योग्यता और वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति अगर आप सजग हैं तो ऐसी विशेषता को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको ही क्रिएटिविटी बोला जाता है, यानी कि ये सृजनशील बालकों की विशेषता के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप समस्या आपके सामने आई, आप उस समस्या को समाधान करते हैं और उस समस्या के अर्थ को भी जानने का प्रयास करते हैं। आप वातावरण के दोषों और उनके अंदर कमियां और जो भी रिक्तियां हैं उनके प्रति आपके अंदर सजगता है, तो ये एक क्रिएटिव बालक की विशेषता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। अगर आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके लिए कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सहकारी अधिगम, यानी कि इसको हम बोलते हैं सहयोगी अधिगम। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ग्रुप में लर्निंग करते हैं, एक दूसरे से सहयोग की भावना और सामाजिकता की भावना उनमें पैदा होती है। पीयर ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग के द्वारा ये एक विशेष हम कह सकते हैं युक्ति है, इसके द्वारा भी आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो प्रयोग है दोस्तों, ये इन्होंने सृजनात्मकता के पद में प्रयोग किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आया भी है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने बोला है जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को इन्होंने अभिसारी चिंतन से ऐड किया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखना, अभिसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी चिंतन का प्रयोग इन्होंने क्रिएटिविटी के संदर्भ में लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। यानी कि फिर से क्रिएटिविटी को आपने नरिश करना है तो अध्यापक को किस विधि का सहायता लेना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचार वेश विधि बोला जाता है, या इसको हम मानसिक उद्वेलन विधि भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि अब बच्चे के सामने कोई समस्या उसको दी जाती है, नवीन समस्या उसको दी जाती है और उसको स्वतंत्र रूप से उसका समाधान खोजने का मौका दिया जाता है। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से उसका समाधान खोजता है तो उसके लिए वो समाधान करने के कई सारे उपाय ढूंढने का प्रयास करता है। जितने भी वो समाधान देगा उसमें
शिक्षक उसका सहयोग करता है और उसके जितने भी समाधान वो प्राप्त करता है, उन समाधानों में से जो सबसे उपयुक्त समाधान होता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि इससे उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा नरिश होती है। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? व्यवहार भावनात्मक बाधा को कौन प्रदर्शित नहीं करता है? पहला आपका है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वालीनता। देखिए, व्यवहार भावनात्मक बाधा को कौन प्रदर्शित नहीं करता है आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है स्वालीनता। देखिए, ये सभी आपके व्यवहार से संबंधित है। आप किस तरह का व्यवहार करते हैं और व्यवहार में आपकी किस तरह की कमजोरियां हैं या किस तरह की बाधाएं आती हैं, ठीक है ना। बाल अपराध इसके अंतर्गत आता है, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, सभी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, इसको बोलते हैं ऑटिज्म, ठीक है ना। ऑटिज्म दोस्तों ये आपकी व्यवहार से संबंधित नहीं है, ये आपकी मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने या उनसे विचारों को आदान प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये आपकी एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य की दशा है, ठीक है। तो ये व्यवहार से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, स्वालीनता इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? अभी हमने बताया था विचारों में सृजनात्मकता बिल्कुल है, दूसरों के संग लड़ना ये नहीं है, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल यानी कि क्यूरोसिटी होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति में अनूठापन होना चाहिए और विचारों में सृजनात्मकता ये होनी चाहिए। ये प्रतिभाशाली छात्र के संकेत हैं। दूसरों के संग लड़ना प्रतिभाशाली छात्र का संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी छात्र हैं, आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा या फिर जब वे चाहें? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा आपको उनको पढ़ाना चाहिए जिससे कि प्रॉस्पेरिटी उनके अंतर्गत आए। आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे कि जहाँ पर उनके आपके बुद्धियों का विकास हो, प्रॉस्पेरिटी आए। तो प्रॉस्पेरिटी वाले जो कार्यक्रम है इससे आप उनको इस तरह से पढ़ाएंगे तो यहाँ पर उनमें डेफिनेटली समृद्धि आएगी और उनके मानसिक रूप से वो क्या होंगे, विकसित होंगे, ठीक है ना। यानी कि आप उनको ज्यादातर उनकी नॉलेज में आप एड ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के कार्यक्रम से आप उनको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक वो हैं जो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ को याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। यानी कम समय पर ही जो मोटिव होता है उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है कि जो बहुत तीव्र और आसानी से सीख लेते हैं, उन्हीं को प्रतिभाशाली बालक बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यता होता है। जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो उनमें सामान्यता क्या होता है? उनमें दोस्तों होता है सामान्यता डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधी अक्षमता है। तो या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो गतिक संबंधी विकार होता है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी विकार है जिसके बारे में हमने अभी पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है वो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यता होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, डिस्ग्राफिया, ठीक। इसके बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या फिर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो क्या होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी? वे अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर है यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, तो वही आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, कथा, विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। देखिए, विज्ञान एवं कला की जब आप प्रदर्शन करते हैं, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां करते हैं, इसमें ये तथा होगा,
विद्यालय पत्रिका जो आपके विद्यालय से मैगजीन निकलती हैं, ये किसके लिए की जाती है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने और अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो किस लिए किया जाता है? बिल्कुल शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराने, यानी कि उनको सृजनात्मक बनाने के लिए। आप शिक्षार्थियों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आप विभिन्न विज्ञान और कला की प्रदर्शनियां करते हैं। विद्यार्थियों से आप बोलते हैं कि आप मॉडल बना के लाना, आप कोई आर्ट की चित्र बना के लाना। उसकी जब आप प्रदर्शनी करेंगे तो विद्यार्थी क्या करते हैं, उत्सुकता पूर्वक उस कार्य को करते हैं और वो वहाँ पर उन चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, संगीत और नृत्य में की जब प्रस्तुतियाँ करते हैं उनसे भी उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है। ठीक है ना, संगीत और नृत्य में भी अपनी क्रिएटिविटी होती है। और इसके अलावा विद्यालय की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनसे भी उनका क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वो 100 को वश व न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जो इस तरह की पठन संबंधी विकार से ग्रस्त होगा, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है ना, तो डिसलेक्सिया, सॉरी इसका आंसर है डी, डिसलेक्सिया नामक बीमारी से दोस्तों ये ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। हालांकि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को अभिसारी चिंतन से जोड़ा था। अभिसारी चिंतन का मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि व्यक्ति कोई दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। इसको हम निगनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन जहां पर बात आती है अपसारी चिंतन की, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों अपने आप ही सृजनात्मकता आ जाती है। यहाँ पर कोई बच्चे के सामने जब समस्या दी जाती है, समस्या पैदा की जाती है, तो बच्चा उसमें अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रयोग करके उसमें विभिन्न प्रकार की विधियों से उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसका संबंध अपसारी चिंतन से है। अपसारी चिंतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वैसे जनरली जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंतर्गत आती है, मतलब उनकी हमेशा अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, हालांकि गिलफोर्ड ने इसको अभिसारी चिंतन से ऐड किया है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना, कभी भी जब गिलफोर्ड का नाम आएगा तो वहां पर सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको लिखने में अक्षमता होती है तो वो गतिक कौशलों के अंतर्गत आती है। तो अगर आपको लिखने में मुश्किल आती है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो लिखने की अक्षमता से रिलेटेड है। इसके अलावा जैसे डिस्ग्राफिया थी वो भी थी, अग्रेफिया होती है, अप्रेक्सिया होती है। तो ये दोस्तों इसके अंतर्गत आती है डिस्प्रेक्सिया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इसमें आपको गतिक कौशलों से संबंधित आपकी ये निर्योग्यता है। ठीक है, और इसके अलावा डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद? देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता सृजनशीलतावाद में ही प्रदान की जाती है। जब व्यक्ति बच्चे के सामने जब आप ऐसी समस्या रख देते हैं, उस समस्या का समाधान वो स्वतंत्र रूप से करता है और उसको जो वो समाधान करता है उसको उत्साहित किया जाता है, या हम उसमें कह सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा उसका उत्साहवर्धन किया जाता है उस समस्या को हल करने में, और वो अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पूरा प्रयोग करता है और उसके जितने भी आपके समाधान हैं उनको शिक्षकों द्वारा अपनाया जाता है। तो ऐसे में उसको अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तो सृजनशीलतावाद में बच्चे को अधिक स्वतंत्रता मिलती है जहां पर वो क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, तो या किसी समस्या के समाधान करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है सृजनशीलतावाद।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि अधिगम में अक्षमता किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है उसको छोड़कर आपने बताना है, यानी किससे नहीं होती है। ठीक है, सिंपल सा ये बताना आपने। ठीक है, तो देखिए सेरेब्रल डिस्फंक्शन डेफिनेटली इसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। अगर आपके मस्तिष्क में कोई विकार आता है तो डेफिनेटली आपको अधिगम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संवेगात्मक रूप से संवेगों में अगर विघ्न आता है तो उसके कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है, और व्यवहारगत विघ्न में भी अधिगम अक्षमता हो सकती है। सांस्कृतिक कारक इसमें नहीं आता है, तो सांस्कृतिक कारणों से कभी भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक कारक, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हमेशा अपसारी चिंतक होता है, यानी कि वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है। एक ही समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करता है। वो अपनी रचनात्मकता, सृजनशीलता और कल्पनाशीलता का प्रयोग करके समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? ऑफ कोर्स उत्सुकता परीक्षण आपका सृजनात्मकता का ही घटक है। उत्सुकता परीक्षण के द्वारा आपका क्रिएटिविटी का टेस्ट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? पहला, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मौलिकता ओरिजिनलिटी उससे रिलेटेड है। प्रवाह फ्लुएंसी वो भी उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। मितव्ययिता ये इससे रिलेटेड नहीं है। उपयोगिता, जैसे कि हमने बोला कि प्रोडक्टिविटी और जितना ये उपयोगी है वो तो आपका है ही, तो उपयोगिता मितव्ययिता इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो मितव्ययिता इसकी गलत है। बाकी देखिए ये पूरा मौलिकता इसके अंतर्गत है, प्रवाह और उपयोगिता सभी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपका सृजनात्मकता का किससे संबंध नहीं है? इसके अलावा हमने पढ़ा था कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है ना। और जैसे कि हमने बोला था कि इसमें आपकी उपयोगिता यानी कि इंपॉर्टेंस या फिर आप यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, और मितव्ययिता इसके अंतर्गत नहीं आती, अनुशासन इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, और ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।